सो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान को साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज की इस बैठक के मुख्य अतिथि एवं वक्ता है डॉक्टर ए के अरुण। डॉक्टर अरुण का पिछले 35 वर्षों से होम्योपैथी चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत है। बिहार में जन्मे एवं वर्तमान में दिल्ली में कार्यरत डॉक्टर अरुण एक प्रतिष्ठित सीनियर होम्योपैथ और समर्पित पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट है। अपने व्यापक क्लिनिकल अनुभव, समाज सेवा के प्रति समर्पण एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण के कारण उन्होंने अनेक रोगियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आज का उनका अनुभव एक मार्गदर्शन हम सभी के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सिद्ध होगा। आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म डॉक्टर अरुण। यू कैन स्टार्ट। हाँ। डॉक्टर अभिषेक कितना समय होता है इस क्योंकि मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ। ओके सर, सर 1 आवर, 1 घंटे का सेशन होता है। आपको 8:30 में 8:25 को आपको बता दूंगा कि 5 मिनट रहने वाले। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, होपफुली मैं कंक्लूड कर लूंगा। ओके ओके। सर, ओके। आ, सबको नमस्ते, मेरा सबको गुड इवनिंग। पीपीटी शेयर हो जाएगा ना? हाँ सर, हो जाएगा। सॉरी, ये विजिबल है क्या? हाँ सर, ये है। हाँ, हमारे यहाँ से चला गया। ठीक है ना, स्क्रीन पे है ना? यस सर। ओके ओके। तो आज हम आ, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा चलेगी ना? यस सर, यस सर, बिल्कुल। ओके। मुझे कहा गया था कि माइंड टेक्निक से रिलेटेड कोई टॉपिक लूं। तो मैं आज एक बेसिक टॉपिक ले रहा हूं कि हम माइंड टेक्निक को होम्योपैथी में कैसे अप्लाई करते हैं। क्योंकि मैं माइंड टेक्निक पर काम करता हूं मोस्टली, इसलिए मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगा। मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं पहले ही अपना डिस्क्लेमर बता देता हूं कि मैं टीचर नहीं हूं। इसलिए आप एक होम्योपैथिक एक्टिविस्ट, होम्योपैथिक डॉक्टर के नाते ही मुझे सुनिए। और मेरी कोशिश होगी कि मैं जो कंसीव कर पाया हूँ माइंड टेक्निक से संबंधित जानकारियाँ या जो भी सूचनाएं, वो मैं आप तक शेयर करता हूँ। इसमें कुछ एक दो केसेस होंगे, उसमें कुछ प्राइवेसी का इशू है। हम सब डॉक्टर हैं तो हम जानते हैं कि उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। और हालांकि इसका उद्देश्य सिर्फ एजुकेशन और सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग है। हम शुरू करते हैं। हमारे जो मस्तिष्क की बनावट है वो कुछ इस तरह की है, और चूंकि सब डॉक्टर हैं इसलिए मुझे इस पर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। मैं सिर्फ आपको उसके इस स्लाइड में उसके फंक्शंस के बारे में बात करूंगा। क्योंकि माइंड टेक्निक में हम व्यक्ति के, मरीज के मन में जो चीज़ें चल रही होती हैं या मरीज की जो सिचुएशंस, अवस्था होती है, उसके अंदर जो सेंसेशन या फीलिंग्स होता है, हमारे लिए वो एक इंफॉर्मेशन होता है। वो कई लेवल पर, जनरल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, डेल्यूजन के लेवल पर इंफॉर्मेशन हो सकता है, या होम्योपैथी में जितने भी तरीके हैं उन तरीकों से उन सूचनाओं को हम गैदर कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ सिर्फ माइंड टेक्निक की बात करेंगे। और आपके लिए, जो लोग माइंड टेक्निक पर काम नहीं करते हैं, उनके लिए एक रोमांचकारी अनुभव होगा। जो करते हैं उनके लिए शायद कुछ नया नहीं होगा। तो आप प्लीज पेशेंस रखिए, जो लोग माइंड टेक्निक पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए सूचनाएं हैं इसमें काफी कुछ, उसको आप ध्यान से सुनिए। आप, हमारा जो ब्रेन है उसमें अलग अलग हिस्से हैं, जो हमारे पिछले स्लाइड्स में आपने देखा कि इसका जो फ्रंटल लोब है, सेरेबलम है, सेरेब्रम है, स्पाइनल कॉर्ड है, मेडुला है। इसके जितने भी हिस्से हैं उन सब के अपने अपने फंक्शंस हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी, इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी यहाँ सिचुएटेड हैं, उनके भी अपने फंक्शंस हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें अपने तरीके से
कुछ कम्युनिकेट करती हैं। जैसे फ्रंटल लोब का काम है मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करना, थिंकिंग को इनिशिएट करना, बिहेवियर, मेमोरी, ये सब फ्रंटल लोब के एक्टिविटीज हैं। ऐसे ही जो पैराइटल लोब हैं उसमें सेंसेशन, रीडिंग, बॉडी का ओरिएंटेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीजें आप ब्रेन का ये जो हिस्सा है वो प्रोसेस करता है। टेम्पोरल लोब बिहेवियर, मेमोरी, हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको कंट्रोल करता है। ऑसिपिटल लोब जो पीछे की तरफ है उसमें विजन, विजुअल्स, ये सब कंट्रोल होते हैं। ब्रेन स्टेम जो निचला हिस्सा है उसमें कॉन्शियसनेस, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सब कंट्रोल होते हैं। ये सब किताबों में आपको मिलेगा। सेरेबेलम बैलेंस करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, मांसपेशियों के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाता है। तो ये सब हमारे दिमाग, ब्रेन के फंक्शंस हैं। और यही वजह है कि इन ब्रेन के फंक्शंस से रिलेटेड जो रूब्रिक्स हमारे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में है उसको हम यहाँ देखेंगे कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। आपसे मैं ये जरूर शेयर करना चाहूंगा कि माइंड के जो रूब्रिक्स हैं, अगर आप उसकी ग्रेडिंग देखेंगे तो वो सब टॉप ग्रेड में मिलेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन इन रूब्रिक्स को, इन सिम्टम्स को अगर हम ठीक से समझ लें तो काफी काम हमारा खास करके सिमिलिमम के फाइंड आउट करने में काफी आसान हो जाता है। माइंड बॉडी का जो कनेक्शन है उसको हमने स्लाइड्स के रूप में, स्लाइड में आपको दिखाया है कि हमारे शरीर में हमारे जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब हमारे दिमाग से ही संचालित होता है। और अगर वो ठीक से संचालित हो गया तो काफी हद तक आप समझ पाएंगे कि जो बीमारी की अवस्था में, रोग की अवस्था में जो हमारे शरीर में भावनाएं या मेंटल सिम्टम्स आते हैं, जो रोगी के मन में जो जो सवाल आते हैं, जो ख्याल आते हैं, वो एक रूब्रिक्स, एक सिम्टम्स के रूप में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखिए कि जो हमारा माइंड बॉडी कनेक्शन है उसमें कई सारी चीजें आपको दिखेंगी। ये एक तरह का दो तरफा माइंड बॉडी का जो कनेक्शन है वो दो तरफा कनेक्शन है। इसमें जो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, जैसे उसमें थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, स्ट्रेस लेवल के इन्फ्लुएंसेस हैं, ये सब आपको इस प्रोसेस में आप देखेंगे। हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, डाइजेस्टिव प्रोसेस है, इम्यूनिटी है, हार्मोनल बैलेंस है, ये सब माइंड बॉडी कनेक्शंस के दौरान इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जब कोई भी मरीज या व्यक्ति एक काफी मतलब स्ट्रेस में होता है, बहुत अरसे से वो स्ट्रेस में चल रहा होता है, तो उसके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एंजाइटी, हेडेक, एसिडिटी या इस तरह से रिलेटेड सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डिप्रेसिव सिम्टम्स मिलते हैं। तो ये क्रॉनिक स्ट्रेस के दौरान जो हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं वो, और ऐसे ही जो हमारा ब्रेन है वो डिफरेंट, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको वो जो जो कम्युनिकेट करता है इमोशनल इमोशंस के रूप में, वो अगेन आप उसमें देखेंगे कि इसकी वजह से इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाता है, मसल्स में टेंशन्स बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर एग्रवेट बढ़ जाता, एलिवेट करता है। तो ये कोर्टिजोल का लेवल बढ़ जाता है। ये सारी चीजें हमारे मस्तिष्क में और शरीर के बीच की गतिविधियों में देखने को मिलती हैं। आमतौर पर हम जब होम्योपैथी की बात करते हैं तो, सॉरी एक मिनट गीता जी, मैं एक सेमिनार में हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। हम्म। आ, आमतौर पर जो हम होम्योपैथी को अपने प्रैक्टिस में देखते हैं, होम्योपैथी मूलतः कुछ सिद्धांतों पर काम करती है। उसका एक दर्शन है, और सिद्धांत और दर्शन दोनों को अगर मिला के आप देखेंगे तो वही हम प्रैक्टिस में अनुभव करते हैं। यहाँ पर हम हिपोक्रेट्स को कोट कर रहे हैं।
हिपोक्रेट्स भी यही बात करते हैं, जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन माने जाते हैं। वो कहते हैं कि इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन हैज ए डिजीज देन टू नो व्हाट सॉर्ट ऑफ डिजीज ए पर्सन हैज। आमतौर पर हम रोग की बात से ज्यादा रोगी की बात को महत्व देते हैं। हमारा जो फोकस होता है होम्योपैथी में, कि एक व्यक्ति जो बीमार है वो कैसे नॉर्मल हेल्थ में लौटे, हमारा ये कंसिडरेशन होता है। इसलिए हम लोग क्यूरेटिव हेल्थ की बात करते हैं। आमतौर पर मॉडर्न मेडिसिन में डिजीज को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए आप वहाँ सप्रेसिव ट्रीटमेंट देखते होंगे। वहाँ आप देखते होंगे कि सिर्फ रोग के लक्षणों को दबाया जाता है। तो अगर हम हिपोक्रेट्स की इन बात को समझें तो होम्योपैथी को समझना बहुत आसान हो जाता है कि हमारे लिए रोगी इंपॉर्टेंट है, रोग से ज्यादा रोगी इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जो अफेक्टेड है, उसके जो लक्षण हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके आधार पर हम सिमिलम की तलाश करते हैं। आमतौर पर होम्योपैथी के बारे में जो सॉरी हम होम्योपैथी के बारे में जो हमारी राय है वो क्या है। हम लोग होम्योपैथी को डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की डिस्कवरी के रूप में जानते हैं। हम जानते हैं कि एक नेचुरल मेडिसिन है। इसका सिद्धांत लाइक क्योर्स लाइक है, यानी कि जो दवा का तत्व, जो मेडिसिनल सब्सटेंस बीमारी को क्रूड फॉर्म में पैदा करता है, वही डायनेमिक फॉर्म में उसको ठीक कर सकता है। ये हमारा आपका परसेप्शन है। लेकिन विकिपीडिया में जाइए, पब्लिक डोमेन में जो आप हमारे साइंस के बारे में परसेप्शन है वो क्या है। अगर आप विकिपीडिया सर्च करें, विकिपीडिया में होम्योपैथी सर्च करें, तो वहां आपको मिलेगा कि होम्योपैथी इज ए सूडो साइंटिफिक सिस्टम ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। फिर उसके बाद कि ये 1796 में आया और इसमें प्लेसिबो है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो आप समझ सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि पब्लिक डोमेन में होम्योपैथी को सूडो साइंस माना जाता है, इसको साइंटिफिक सिस्टम के रूप में नहीं माना गया। और ये हम सब होम्योपैथ की जितने जिम्मेवारी है, जितने भी सीनियर होम्योपैथ्स हैं, होम्योपैथी में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, होम्योपैथी में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो काउंसिल्स में बैठे हैं, कमीशंस में बैठे हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो धीरे धीरे परसेप्शंस कैसे बदले। क्योंकि आम जनमानस जो खास करके एआई के जमाने में अगर होम्योपैथी को गूगल पे सर्च करेगा, या उसका जो क्या कह सकते हैं, ये जो परसेप्शन है आम तौर पर जो लोगों के बीच में, अगर वो उसको फॉलो करेगा तो वो काफी कंफ्यूज्ड होगा, और वो कभी भी होम्योपैथी को उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा। होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है आप सब जानते हैं, इसीलिए हम इस पे बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। लाइक योर्स लाइक, और मटेरियल डोज में जो दवा बीमारी पैदा करती है वही उसको डायनेमिक डोज में ठीक करती है, यही हमारा सिद्धांत है। इसलिए हम इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हमारी फिलॉसफी, जो हमारा एक तरह से गाइडिंग टेक्स्ट है, जो हमें प्रैक्टिस के लिए प्रेरणा देता है, जो हमें प्रैक्टिस के लिए एक गाइडलाइन देता है, वो बहुत जरूरी है। और जिस माइंड रूब्रिक की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको ऑर्गेनन के ही सपोर्ट से आपको मैं आपके बीच में रखूंगा। तो इसलिए ऑर्गेनन को प्रैक्टिस से पहले समझना बहुत जरूरी है। जनरली हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो कॉलेज से निकलने के बाद ऑर्गेनन को बाजू में रख देते हैं। उनके डेस्कटॉप पर, उनके टेबल पर सिर्फ कोई थेरापेटिक बुक्स होगी, मटेरिया मेडिका, या कोई की नोट होगा, उसके आधार पर वो प्रैक्टिस करते हैं। मेरा सजेशन है कि आप ऑर्गेनन को सबसे पहले कम से कम डेली, कम से कम एक दो अफोरिज्म तो जरूर आप देख लीजिए, और खास करके कुछ खास अफोरिज्म्स जो रूब्रिक्स, डिजीज, पर्सन्स हुई डिजीज, उनके बारे में है, उसको जरूर पढ़ लीजिए। होम्योपैथी कैसे काम करती है, जैसे कहते हैं कि एनिमल हैव इनेट क्वालिटी टू हील इटसेल्फ। कोई भी नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को खुद से हील करता है। दे टेक मेडिसिन टू रिकवर फ्रॉम डिजीज। वो क्या करते हैं कि दवा बीमारी से रिकवर करने के लिए लेते हैं। होम्योपैथिक रेमेडी जो है, होम्योपैथी की जो दवा है, वो बॉडी के इंटेलिजेंस, मतलब इट गाइड्स द बॉडीज इंटेलिजेंस टू वर्क टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ।
होम्योपैथी की जो दवा है वो डायनेमिक फॉर्म में होती है। उसमें दवा को मैटर के रूप में, मटेरियल के रूप में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। यही कंट्रोवर्सी का पॉइंट भी है। एलोपैथी वाले कहते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये इसीलिए ये प्लेसिबो है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक तरह से माइक्रो इंटेलिजेंट पार्ट है, जो डायनामाइजेशन के थ्रू, जो पोटेंटाइजेशन के थ्रू बहुत ही सूक्ष्म रूप से अल्कोहल में प्रिजर्व की गई है, रेक्टिफाइड स्पिरिट में प्रिजर्व की गई है, और वो काम करती है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो माइक्रो कॉन्सेप्ट है, वो एक्सप्लोर किया जाना है, और उस पर काफी कुछ काम हो भी रहा है। रेमेडी डू नॉट फाइट द डिजीज काउजिंग एजेंट बट इनहांस द हेल्थ टू फाइट विथ। दवा का जो काम है वो बीमारी से नहीं लड़ती। होम्योपैथी की दवा, हमारी होम्योपैथी जो है वो बीमारी से नहीं लड़ती, इसीलिए ड्रग नहीं है। और जब ड्रग नहीं है तो जाहिर है कि वो एक एनर्जी है, वो एक पावर है, जो हमारी बॉडी की वाइटलिटी को बूस्ट करती है, और उसको प्रोवोक करती है कि वो पर्टिकुलर डिजीज से जाके लड़े, और इस तरह से हीलिंग होती है। क्योर के जो पूरे प्रोसेस हैं उससे आप सब जानते हैं कि बॉडी, माइंड, पेरिफेरी टू सेंटर, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, यही क्योर का तरीका है, हेरिंग्स का लॉ है। और इन्हीं माध्यम से, खास करके एक बीमार व्यक्ति इन्हीं रूट से दवा के असर को अपनी बॉडी में अनुभव करता है, और फिर वो वेलबींग को प्राप्त करता है। अब इन सब बातों के आधार पे मैं यही सजेस्ट करूंगा कि हम लोगों को फॉलोअर नहीं बनना है, हम लोगों को एक लीडर बनना है। लीडर बनना है का मतलब कि हर पेशेंट अपने आप में एक यूनिक पेशेंट होता है, उसके अंदर एक इंडिविजुअलिटी होती है, और वो उस इंडिविजुअल कैरेक्टर के साथ होता है। अब उसमें हमें देखना है कि कौन लीड कर रहा है, किसके अंदर डोमिनेंस है, किसके अंदर वो कैपेसिटी है जो उसको यूनिक रूप में दिखाता है। एक चीज मैं चाहूंगा कि वो स्लाइड और मेरा जो टॉक है दोनों साथ साथ चल रहा है ना, अभिषेक जी? हेलो? आई डोंट नो। अब यहाँ एक, मैं, हेलो अभिषेक जी? अब मैं आपके सामने एक केस रखना चाहता हूँ, आप इस केस को देखें। ये केस एक बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर का केस है, और उनके उन वो करीब एक साल से डिप्रेशन के शिकार थे। उसके बाद एक साल तक एलोपैथी की दवा चली, बाद में फिर होम्योपैथी में आए। माइंड टेक्निक से हमने उनके केस को लिया और उनको देखा। दवा का जो असर हुआ, ये उनका फॉलो अप वीडियो है, प्लीज। I'm feeling actually much better, much better. ना डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, ना एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। फोबिक रिस्पॉन्सेज जो पहले आते थे, जो घबराहट होती थी कि हाई जाना है या जो भी करना है, वो सारे भी नहीं है। सो एक्चुअली दीज मेडिसिन हैव हेल्प मी मच मोर देन द एंटायर 1 ईयर जो मैं दवाइयाँ ले रहा था। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वांट टू कंटिन्यू। बस आई केम बैक टुडे 1 मंथ से पहले क्योंकि दवाइयाँ खत्म हो गई, बट अदरवाइज आई एम मच हैप्पियर. How can you conclude percentage of improvement, and so that we can be confident to continue the medicine for further? At least 70% improvement तो है. Yeah. क्योंकि मतलब जाना पड़ता है मुझे एम्स में अभी एकेडमिक इश्यूज के लिए। तो पहले घबराहट होती थी, जाना है, बिल्डिंग देखते ही वहाँ पे घबराहट होती थी, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया सब। आजकल तो गया, कल मैं स्टूड देयर, आई वाज मतलब वेटिंग टू गो बैक। अब अंदर से इच्छा आ रही है कि हाँ जाना है। पहले घर पे अच्छा लगता था, वो घर पे बोर्डम हो रहा है कि यार काम पे जाना है वापस। दैट्स ग्रेट डॉक्टर देवराज, थैंक यू वेरी मच। तो ये केस था, डिप्रेशन का केस था, एंड ही हिमसेल्फ हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर इन टॉप मोस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। उनका कुछ इशू था, उस इशू की वजह से वो काफ़ी नर्वस ब्रेकडाउन में थे। उनका ट्रीटमेंट एक साल तक लगभग एलोपैथी में चला। उसके बाद
आपकी जो मदर हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो मेरे लिंक में हैं। उन्होंने मुझसे बात की, फिर वो केस मेरे पास आया और हमने उनको ट्रीट किया। 2 ढाई महीने में शुरू में, चूंकि एक मेडिकल फील्ड के डॉक्टर का केस है, तो रिकॉर्डिंग की बात हमने नहीं सोची थी, लेकिन लास्ट में मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आपका ये छोटा सा वीडियो बना सकता हूँ एजुकेटिव पर्पज से। उन्होंने अलाउ किया। तो ये वीडियो वही है। आपने सुना कि करीब 1 डेढ़ महीने की दवा में वो 70-80% ठीक हो गए, और करीब 5-6 महीने तक दवा चली। एलोपैथी की दवा ऑब्वियसली धीरे धीरे बंद हो गई, और अब वो नॉर्मल हैं, और वो अभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। काफ़ी न्यूरोलॉजी उनका सब्जेक्ट है। तो होम्योपैथी में माइंड टेक्निक से हमने कैसे इनके केस को लिया, एक छोटा सा रेपर्टरी चार्ट आपके सामने है। इनका जो सिम्टम्स था, एंग्विश, सुसाइड अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, एक रूप। दूसरा था इंडोलेंस। जस्ट ए मोमेंट प्लीज। हाँ जी डॉक्टर गौरव। हाँ, अच्छा अच्छा, जी 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 जी। नहीं, आप क्यों चले गए? वो तो खुद ही आते हैं आपके पास। अरे नहीं नहीं, आपको ये थोड़ी कहा मैंने कहा कि वो आएंगे आपके पास। अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी। वो राइटर्स हाउस है, राइटर्स कॉटेज है। और हाँ, राइटर्स कॉटेज है। बस आप, वो भी अभी शो में होंगे, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप टहलते हुए आ गए थे, तो वो जाएंगे आपके पास। हाँ जी, नहीं नहीं, आप मत जाइए, आप मत जाइए, वही उन्हीं को भेजता हूँ मैं। हाँ हाँ, जी जी। थैंक यू डॉक्टर गौरव। तो इनके जो रूब्रिक्स हैं, आप देखिए, अवर्सन टू एक्टिविटीज, फियर ऑफ एक्सीडेंट्स। एक रूब्रिक है माइंड का, नीड्स वाइन फॉर मोर वर्क। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, और सिंगल मेडिसिन इसमें है। वो आप देख रहे होंगे, हिपरसाल्फ। और यही दवा इनको दी गई थी। एंग्विस, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, इसमें 4 दवाइयां हैं, उसमें भी हिपरसल्फ है। हिपरसल्फ से इनको बहुत लाभ मिला, और उनका वीडियो आपने देख लिया। तो इस तरह से हम लोग माइंड टेक्निक में, इसमें हमने कोई भी जनरल सिम्टम्स नहीं लिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम जनरल सिम्टम्स को कंसिडर नहीं करते। हमें जब माइंड के कंफर्म रूब्रिक्स मिल जाते हैं, तो हम उस पर भरोसा करते हैं, और उसके इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं जो आपने वीडियो में देखा। अब जो क्लासिकल मेथड है, उसमें हम सारे रूब्रिक्स को, सारे सिम्टम्स को लेते हैं, लेकिन माइंड टेक्निक में हम कुछ रिलायबल मेंटल सिम्टम्स को लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के आधार पर ये प्रैक्टिस की जाती है। माइंड मेथड में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो पेशेंट है, और खास करके जब वो डिजीज्ड कंडीशन में है, जब वो बीमार स्थिति में है, तो उस समय उसके अंदर क्या यूनिक फीचर्स आ रहे हैं, हम उसको नोट करते हैं। और कभी कभी हम में से कुछ डॉक्टर्स पूछते हैं, आपको क्या हो रहा है, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा। कभी भी हम लीडिंग क्वेश्चंस नहीं करते, जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। हम ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। आगे के स्लाइड्स में मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने की। माइंड टेक्निक के बारे में एक चीज मैं बताऊं कि आमतौर पर माइंड रूब्रिक्स के बारे में इन डेप्थ स्टडीज डॉक्टर एम एल सहगल ने की थी, कायदे से। वो डॉक्टर सहगल साहब कोई बहुत उस तरह से इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं थे, लेकिन होम्योपैथी में उनकी गहरी रुचि थी। और आप उनकी किताब परफेक्ट मैथमेटिक्स ऑफ माइंड अगर आपके पास होगी, तो आप देखेंगे कि उन्होंने माइंड रूब्रिक को एक साथ कलेक्ट किया है। द बुक इज एज थिक एज द केंट रेपर्टरी। और उसमें हर मेडिसिन, मोर और लेस हर मेडिसिन के माइंड रूब्रिक्स को, वो भी सिंगुलर रूब्रिक्स, या फिर जो रूब्रिक्स कॉम्पेरेटिव है, उसको उन्होंने उसमें लिया है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर एम एल सहगल ने ही ये सारी बातें हमें बताई थी। अब आइए एक उदाहरण आपको डॉक्टर सहगल को समझने के लिए मैं एक केस, उनका ही केस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार एक पेशेंट आया, आप कहने के लिए उनका नाम मिस्टर सिन्हा रख लीजिए। हाँ, डॉक्टर सहगल से उपचार के लिए आया। वो बाहर बैठा और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था।
तभी डॉक्टर सहगल ने आवाज लगाई। इसको जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, जब बाहर बैठे थे तो डॉक्टर सहगल ने अंदर अपनी क्लिनिक से आवाज लगाई, मिस्टर सिन्हा आप अंदर आ जाइए। कोई जवाब नहीं आया। तो फिर डॉक्टर सहगल ने दोबारा बुलाया, सिन्हा जी मैं आपको बुला रहा हूं, कृपया अंदर आइए। दो तीन दफा आवाज लगाने के बाद अचानक झटके से सिन्हा जी उठे, अंदर पहुंचे और बोले, हे भगवान, मैं इतना गुम क्यों रहता हूं। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने सर को हाथ से ठोका और बोले, डॉक्टर साहब पता नहीं आजकल मैं इतना गुम क्यों रहने लगा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर सहगल के लिए इतना ही काफी था। और तब डॉक्टर सहगल ने मरीज के इस बात से ही रूब्रिक बना ली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप देखिए। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि क्या हुआ उसमें। बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब मरीज ने ये कहा कि मैंने आपको आवाज लगाई, दो तीन दफा आवाज लगाई, हाँ, तो मरीज क्या कहता है, डॉक्टर सिन्हा क्या कहते हैं कि हे भगवान मैं इतना गुम क्यों रहता हूं। एब्जॉर्ब बरीड इन थॉट्स एक रूब्रिक है माइंड सेक्शन में, कि वो खोए हुए हैं, किसी ख्याल में खोए हुए हैं और कुछ आसपास की गतिविधियां, कोई उनको बुला रहा है वो भी उनको पता नहीं। दूसरा रूब्रिक मिला, स्टार्टल व्हेन कॉल्ड बाय हिज नेम। डॉक्टर साहब उनको नाम से बुला रहे हैं कि मिस्टर सिन्हा आप अंदर आ जाइए, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे क्योंकि वो थॉट्स खोए हुए थे। आपकी माइंड सेक्शन में ये रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पड़ी हुई है, स्टार्टल व्हेन कॉल्ड बाय हिज नेम। और तीसरा है माइंड एंगर ओवर हिज मिस्टेक, उनको खुद पे गुस्सा आ रहा है, कह रहे ना, उन्होंने अपने सर को हिट किया और बोले, डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों आजकल मैं गुम रहने लगा हूं। उनको एक इंसल्ट फील हुआ कि डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया लेकिन मैं सुन क्यों नहीं पा रहा हूं। हाँ? तो ये तीन बातें आपको मरीज की, सिर्फ मरीज से आपका एक प्राइमरी इंटरेक्शन हुआ, आपने उनसे कुछ पूछा नहीं, लेकिन आपको उनकी एक्टिविटी से तीन चीजें समझ में आई। बरीड इन थॉट्स, ही इज एब्जॉर्ब, स्टार्टल व्हेन कॉल्ड बाय हिज नेम, एंगर ओवर हिज मिस्टेक्स। अब इन तीनों के आधार पर आप अगर रेपर्टराइज करेंगे तो आपको दवा निकलेगी सल्फर। देखिए, एब्जॉर्ब बरीड इन थॉट्स 110 मेडिसिन है, एब्सेंट माइंडेड स्टार्ट्स व्हेन स्पोकन टू 4 दवाइयां हैं, एंगर इरेसिबिलिटी मिस्टेक्स ओवर हिज सल्फर। और डॉक्टर सहगल ने इस आधार पर उनको सल्फर दिया और उनका क्लेम है कि वो ठीक हो गया। तो ये कुछ तरीके हैं जिसको कि माइंड टेक्निक पर काम करने वाले लोग अपनी प्रैक्टिस में अपनाते हैं और उससे उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब जो सिद्धांत है उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में इस बात का जिक्र है, वो भी आपको खास करके कई सारे ऑफरिज्म्स हैं जो इस पर हैं, इसलिए उसको भी बताने की जरूरत नहीं है। अगेन एक कोट है कि द नेचुरल हीलिंग फोर्स विद इन इच वन ऑफ अस इज द ग्रेटेस्ट फोर्स इन गेटिंग वेल। हमारे अंदर ही वो एनर्जी है जिसको सिर्फ एक्टिवेट करना है, जो हमें किसी भी हालत में ठीक कर सकती है, अगर हमने उसको ठीक तरीके से समझ लिया और उसको इनिशिएट कर लिया। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको कि हमें समझना चाहिए। अब एक छोटी सी बात ये भी आपको पता है कि आमतौर पर जो हेल्थ है वो एक तरह से एक इन्वायरमेंट, एक वातावरण से मनुष्य का जो इंटरेक्शन है उसके दौरान वो अडॉप्ट करता है। उसमें कुछ अच्छी चीजें अगर अडॉप्ट करता है तो वही हेल्थ है, और इसी को हम अपनी प्रैक्टिस में लेते हैं। एडॉप्टेशन क्या होता है, किसी भी चीज को एक तरह से आत्मसात कर लेना, हाँ, वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। ये सारी चीजें आप सब जानते हैं, इसीलिए मैं इस पर कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करूंगा। एक स्लाइड से अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर, जो आपके हमारे ऑर्गेनन में बहुत साफ साफ कहा गया है, केस टेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग माइंड रूब्रिक पर काम करते हैं तो हम लोग अपने आप को एक अनप्रिजुडिस ऑब्जर्वर की तरह रखते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है
कि पेशेंट्स जो है सब पेशेंट है, हम कुछ नहीं है। उस समय हम अपने आप को लेमैन के रूप में पोज करते हैं कि आप जो बता रहे हो वही सब कुछ है, और हम उसी से उनकी सिमिलिमम तक, उनकी उनकी सही दवा तक पहुंचते हैं। तो इसलिए हम अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, हम सिर्फ उनको हाँ हूँ कुछ एक उनको मदद करते रहते हैं कि वो अ, मतलब मोटिवेटेड रहे और वो अपनी बात हमसे करते रहें। केस टेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पर ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं: एडॉप्टेशन, सिम्टम्स, उसकी फीलिंग्स, रिएक्शंस, उनके डेल्यूजन्स, उनका जो बिलीफ है वो, उनके बिहेवियर्स, पेशेंट जो कहता है, हाँ, जो उसकी सेइंग्स है, उसका टोन, गेस्चर, ये सब चीज़ों को हम लोग कंसिडर करते हैं, और उसके आधार पर हम पेशेंट्स के सिम्टम्स को नोट करते हैं। केस टेकिंग में हम पेशेंट्स के प्राइमरी कंसर्न को समझने की कोशिश करते हैं, आमतौर पर सिम्टम्स को समझना, उसके रिएक्शंस, उसके बिलीफ यानी डेल्यूजन को समझना, उसके बिहेवियर जो वो कहता है, और उसका जो टोन है और गेस्चर है। टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे हम कोशिश करेंगे बताने की कि हाउ टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और टोन से कैसे रूब्रिक्स बदल जाता है। ये अगेन 221 211 सेक्शन 211 एफोरिज्म है, वो भी इसी बात को इसी बात को सेकंड करता है। आमतौर पर जो बेसिक इमोशंस हैं पेशेंट्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हमारी होम्योपैथी में माइंड सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स के रूप में रखा गया है। हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, डिसगस्ट, एंगर, सरप्राइज, ये सब आपको माइंड सेक्शन में जो रूब्रिक्स मिलेंगे उसमें आपको ये मिलेगा। अब रूब्रिक्स क्या है? रूब्रिक्स आप सब समझते हैं, ये एक लैंग्वेज है, ये एक हमारे मटेरियल, हमारे रेपर्टरी की भाषा है। जो पेशेंट कहता है उसको हम मेडिकल होम्योपैथिक टर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो रूब्रिक है, और उसी के आधार पर हम होम्योपैथी में कुछ सिम्टम्स को नोट करते हैं, और उसके आधार पर हम उसके सिमिलिमम की तलाश करते हैं। अब जैसे रूब्रिक को समझने के लिए एक छोटा सा केस देखिए। एक महिला मेरी क्लिनिक में आकर अपनी बीमारी के बारे में बात करती है। उनके यूट्रस में रसौली है। वो महिला कहती है कि डॉक्टर, मैं सर्जरी नहीं करवा सकती। मैंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? महिला ने बताया, मुझे एनेस्थीसिया से डर लगता है। मैंने कहा, एनेस्थीसिया से क्यों डर लगता है? तो कहती हैं कि यदि मैंने एनेस्थीसिया ले ली तो मुझे डर है कि मैं नींद से दोबारा उठ नहीं पाऊंगी, यानी कि मैं वहीं खत्म हो जाऊंगी। अब इतने ही लक्षण पर अगर आप माइंड रूब्रिक्स में कुछ आगे बढ़ें तो क्या क्या रूब्रिक्स बनते हैं? देखिए, माइंड सेक्शन में फियर है। फियर में फियर ऑफ स्लीप, टू क्लोज द आईज लेस्ट ही शुड नेवर वेक, यानी कि अगर वो सो गई, एनेस्थीसिया क्या है? एक तरह की नींद है, एक तरह की बेहोशी है। तो ये कह रही है कि डर इसको इस बात का है कि अगर वो एनेस्थीसिया ले लिया तो वो उठ नहीं पाएगी। यही वो ऊपर कह रही है। दूसरा रूब्रिक है फियर स्लीप गो टू, उसको नींद से डर है, वो नहीं जाना चाहती, सोना नहीं चाहती, क्योंकि उसको डर है कि वो सोएगी तो उठ नहीं पाएगी। ये एक तरह का डेल्यूसिव सिम्टम्स। तीसरा रूब्रिक है फियर गो टू स्लीप लास्ट डाई विल, मतलब अगर वो सो गई, अगर उसको एनेस्थीसिया दिया गया तो वो बचेगी नहीं, वो मर जाएगी। ये उसके फीलिंग्स। अब आप एनेस्थीसिया को समझिए कि एनेस्थीसिया एक किस्म की नींद है। आप कह सकते हैं कि एनेस्थीसिया देने के बाद व्यक्ति एक तरह से सो जाता है, और वही आपके मटेरियल रेपर्टरी में ये रूब्रिक्स के रूप में है। तो कभी कभी आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें मेटाफर के रूप में भी रखी दिखेगी आपको, और काफी सारे लोग मेटाफर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं जो माइंड रूब्रिक पर काम करते हैं। मेरा मानना है कि मैं बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता, लेकिन मैं रियल सिम्टम्स को, जो पेशेंट्स कहता है, उसको माइंड रूब्रिक में कन्वर्ट करके मैं सिमिलिमम तक पहुंचता हूं। अब आप इसको अगर रेपर्टराइज करें, देखिए इसमें है माइंड, फियर,
स्लीप्स, क्लोज द आईज टू लेस्ट ही शुड नेवर वेक, 5 दवाइयां हैं। ठीक है। ऐसे ही फियर स्लीप गो टू लेस्ट डाई विल, 8 दवाइयां हैं। फियर स्लीप गो टू, 30 दवाइयां हैं। मैंड्रिनम करके दवा आपको इसमें दिख रही है, कवर कर रही है। 3 दवाइयां हैं। हाँ। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आपके ये सब जो रूब्रिक्स हैं ये सब प्रूविंग्स में नहीं आए हैं। इस तरह के सिम्टम्स प्रूविंग्स में आए हैं, तभी यहाँ लिए गए हैं, और सब इंपॉर्टेंट हैं। इनके ग्रेड देखिए, सब अच्छे ग्रेड के रूब्रिक्स हैं। और आप अगर अपनी प्रैक्टिस में इसको लेते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं एज ए प्रैक्टिशनर माइंड रूब्रिक पर काम करने की वजह से मैं ऐसा कह सकता हूँ। अब आप रेपर्टरीज में जो रूब्रिक्स हैं उसका क्राइटेरिया क्या होता है? An effective rubric must possess a specific list of criteria. So, physician know exactly what the symptoms is expecting. Gradations, descriptions, continuity, reliability, validity. तो ये सारे आधार हैं जिसके आधार पर हम लोग रूब्रिक्स को लेते हैं। नॉलेज ऑफ होम्योपैथिक मेथड का आपको चाहिए। आपको कॉम्पिटिटिव स्टडी भी करनी पड़ेगी। जो फीलिंग्स हैं, पर्टिकुलर हर मेडिसिन का सोल सिम्टम्स होता है, उसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए एकोनाइट है तो उसमें सडन, एक्साइटेड, फ्राइटेंड, रेस्टलेस, इम्पेशेंट, फियर ऑफ डेथ, ये सारे रूब्रिक्स होते हैं। उसी तरह से हर मेडिसिन के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके आधार पर हम केस को देखते हैं। आर्सेनिक है तो उसमें आपको एंगर, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, नाइट एग्रावेशन, फियर ऑफ बीइंग अलोन, तो ये हर मेडिसिन में आपको कुछ खास यूनिक कैरेक्टर्स मिलेंगे जिसके आधार पर आप माइंड रूब्रिक्स को आराम से तलाश सकते हैं अपने पेशेंट्स में, और उसमें उसके इम्पोर्टेंस के आधार पर, और खास करके केस एज ए होल जब आप करेंगे तो उसके आधार पर भी वो कर सकते हैं। अब मैं बस 1-2 मिनट में इसको खत्म कर रहा हूँ। डॉक्टर एंड ऑफ सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। मेटाफर के बारे में मैंने आपको बता दिया। कंक्लूजन, देर आर मेनी फेस ऑफ होम्योपैथी बट द प्रिंसिपल इज वन। सो वी हैव टू present our homeopathy as a universal science. We might have different path, but our destination should be one. आप देखिए कि हम 2+2 4 होता है, 3+1 भी 4 होता है, 5-1 भी 4 होता है, 2 × 2 भी 4 होता है, 16 में 4 से भाग देंगे तो किसी भी तरह से हमको सिमिलिमम तक पहुंचना है। तरीके कुछ भी हो सकते हैं, कोई माइंड रूब्रिक पर काम करता है, कोई जनरलिटीज पर काम करता है, कोई टोटालिटीज पर काम करता है, कोई क्लासिकल मेथड्स पे का। तो ये सारे मेथड्स तब तक वैलिड हैं जब तक कि आप सिमिलिमम तक पहुंच रहे हैं। अगर आपके सिमिलिमम बदल रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके मेथड में कुछ कमियां हैं जिसको फिर से सोचना चाहिए। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन यही खत्म करता हूं। लास्ट में एक छोटा सा सॉन्ग है जो ऑप्टिमिज्म के लिए है, जिसको जो मुझे बहुत पसंद है। मैं आपको उसी के साथ छोड़ रहा हूं। ये छोटा सा इतिहास भक्ति इतिहास, ये छोटा सा छोटी सी आशा कि भरे मन। तो आज का मेरा यही प्रेजेंटेशन था। आई एम सॉरी, बहुत सारे लोगों को अगर मैं कम्युनिकेट नहीं हो पाया, अगर मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाई, मैं फिर दोबारा कोशिश कर लूंगा। लेकिन ये मेरा अप्रोच है जिसके आधार पर मैं पिछले 10-12 वर्षों से काम कर रहा हूँ। डॉक्टर एम एल सहगल साहब के साथ पर्सनली जब तक वो अलाइव थे उनके साथ रहकर सीखा। उसके बाद डॉक्टर संजय सहगल उनके बेटे हैं, उनसे सीखा। उसके बाद डॉक्टर राजन शंकरन, डॉक्टर दिनेश चौहान, इन सब के साथ मिलकर हमने इस चीज को डेवलप किया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और यही मेरा आधार है, मेरी कोशिश है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी माइंड रूब्रिक को अगर समझ पाएं तो इस पर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू डॉक्टर अभिषेक।
थैंक यू सर। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट है 20 मिनट्स हैं, काफी हेलो सारा टाइम। डॉक्टर अभिषेक। हेलो सर, आवाज आ रही है सर मेरी? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस यस। हाँ, मैं कहता अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का राउंड है। अच्छा। इफ किसी को कोई क्वेश्चन करना है या आपको कुछ केस प्रेजेंट करना हो सर, आ, अपार्ट फ्रॉम दिस। जैसा कहेंगे आप। सर अगर आपके पास कुछ केस हो तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, लेट लेट मी ट्राई। सर वैसे दिल्ली में कहाँ पे प्रैक्टिस है आपका? मैं दिल्ली में हूँ, पश्चिम बिहार में। अच्छा। सर एक्चुअली मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, सेकंड ईयर में, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। अच्छा अच्छा, तो आप तो दिल्ली में हैं तो आप मिल हाँ, सकते। दिल्ली में ही। ये शेयर हो रहा है हाँ सर, हो रहा है। स्लाइड आपके? अच्छा अच्छा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अ, इसको आप ऐसे देखें कि पेशेंट से हम माइंड रूब्रिक्स कैसे निकालते हैं। आमतौर पर पेशेंट से हम बात करते हैं कि वो क्या कह रहा है, मतलब व्हाट ही और सी वांट टू से। हम उसमें इंटरप्ट नहीं करते। इट मीन्स कि पेशेंट जो भी कहता है अपने कंडीशन के बारे में, हम उसको सुनते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि हाउ ही सेज, वो कैसे कह रहा है। इट मीन्स कि उसका टोन क्या है, जिसका जिक्र मैंने अभी आपको किया। उसका स्टाइल, टोन, ये सब इंपॉर्टेंट है। और इस सब के आधार पर रूब्रिक्स है। इट मे ऑल्सो बी इंक्लूड द गेस्चर्स। कभी कभी पेशेंट्स आपको अपने हाथ से या किसी भी तरह से वो कम्युनिकेट करना चाहेगा। हो सकता है कि उसके लैंग्वेजेस का इशू हो, वो कुछ और डिफरेंट लैंग्वेजेस का हो, तो वो आपको कहेगा सर आप समझ रहे हैं ना, वो हाथ हिलाएगा, गेस्चर देगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। पिच ऑफ साउंड इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह से बोल रहा है। एक बात को कहने के बहुत सारे तरीके हैं। वो बहुत पोलाइट भी बोल सकता है, वो बहुत गुस्से में भी बोल सकता है, वो बहुत मॉडरेट बोल सकता है, बहुत रूड होता है, कभी वो गुस्से में बोल सकता है। अब आप देखिए कि आपके रूब्रिक्स बदल जाते हैं। जैसे रूब्रिक्स क्या क्या है, एब्यूसिव रूब्रिक है। एब्यूसिव में क्या है कि वो कुछ भी बोल सकता है, वो अपशब्द भी बोल सकता है। आप देखिए कि मेडिसिन हैं, कैमोमिला, लाइको, वेरेट्रम, कैम्फर, हायोसियामस, एब्यूजिव रूब्रिक्स के लिए ये सारी दवाइयां हैं। लेकिन अगर वो गुस्से में बोल रहा है, सॉरी, अगर वो एंगर है, तो दवाई बदल रही है। एकोनाइट, एनाकार्डियम, ब्रायनिया, आर्सेनिक, कैमोमिला, नाइट्रिक एसिड। अगर वो थ्रेट कर रहा है बोलते बोलते, डॉक्टर साहब बहुत हो गया, डॉक्टर साहब मैं क्या बताऊं, आपके दवाई से कुछ हुआ नहीं, मैं बहुत सारे डॉक्टरों के बाद आपके पास आया हूं और देख लीजिए, तो रूब्रिक बदल रही है। आप देख रहे हैं, हिपर है, लेकेसिस है, स्ट्रामोनियम है। अगर वो वायलेंट है, उसका वायलेंस आपको दिख रहा है उसके बोलने में, बेलाडोना है, स्ट्रामोनियम है, ब्रुटैलिटी, ये सारे रूब्रिक्स हैं। आप समझिए कि कितना ब्यूटीफुली होम्योपैथी को डिजाइन किया गया है कि पेशेंट का जो टोन है, सिर्फ उससे उसके रूब्रिक बदल रहे हैं। यानी कि पेशेंट का टोन अगर हाई है तो दवाई अलग है, पेशेंट का टोन अगर लो है तो दवाई अलग। अब इस स्लाइड में देखिए कि अगर पेशेंट का टोन लो है, यानी कि वो अनप्लीजेंट, अनसर्टेन बिहेवियर के साथ आपसे बात कर रहा है, रूब्रिक क्या हो सकता है? एब्रप्ट, श्रीकिंग। मेडिसिन अलग हैं, एपीस, बेलाडोना, कैमोमिला, ये सारी दवाइयां उसमें है। सैडनेस, मूड रिपल्सिव, ये भी रूब्रिक्स हैं, माइंड सेक्शन में आपको मिलेंगे। अब इसकी दवाई अलग है। पेशेंट अगर दुखी है, अगर वो उदासी से बोल रहा है, तो दवाइयां बदल रही हैं। लेमेंटिंग, दवाई अलग है। मोर्निंग, वो कुछ अंदर से करा रहा है, दवाई अलग है। पेशेंट का टोन अगर फाइन है, बहुत रिस्पेक्टफुल, अदब से बात कर रहा है, पोलाइट है, कर्सियस है, तो आप देखिए क्या क्या रूब्रिक्स मिलते हैं। कंटेंटेड, एफेक्शोनेट, दवाई अलग है। लाफिंग वाइल स्पीकिंग, स्माइलिंग, दवाई अलग है। प्लेफुल, रेवरेंस, दवाई अलग है। यील्डिंग, अलग दवाई। टिमिडिटी, अलग है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ बोलने के टोन से रूब्रिक्स बदल रहे हैं। और अगर आपने उस पेशेंट के टोन को पकड़ने की कोशिश कर ली, अगर आपने पेशेंट को ठीक से समझ लिया, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन मिल रही हैं। पेशेंट कहता है कि आई कांट बियर दिस पेन एनी मोर। इट मीन्स कि ही इज एम्फेसाइजिंग अबाउट हिज कंडीशंस।
अब आप इसको माइंड टेक्निक में कैसे देखेंगे? इफ द टोन ऑफ दैट पेशेंट इज हाई और लाउडर एंड द स्टाइल ऑफ सेइंग इज रिटेलिएटिंग, तो आप उसको इम्पेशेंट में लेंगे। इम्पेशेंट इज अ रूब्रिक। एंगर में लेंगे, एंगर पेन अबाउट। सर एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में कि सर प्लीज, एक मिनट कांडो। बोलिए बोलिए बोलिए। सर एक क्वेश्चन है कि सर प्लीज लो टोन और फाइन टोन को बोलकर बताएं सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट। लो टोन का मतलब कि पेशेंट बहुत डोमिनेट नहीं करेगा, वो बेगिंग मोड में होगा कि डॉक्टर साहब, जैसे लो टोन वाला रूब्रिक आपको आप लीजिए। हाँ, वो बहुत मतलब झिझकेगा, हाँ, लेमेंट करेगा, मोन करेगा। वो कराह नहीं, जैसा है, आपने मोर्निंग करते हुए किसी को अगर देखा हो तो वो दयनीय स्थिति में है। वो कभी भी डोमिनेट नहीं कर रहा, वो आपके साथ फाइट करने के मूड में नहीं है। वो बस बेग कर रहा है, प्रे कर रहा है कि सर कुछ करिए सर, बहुत हो गया, बहुत दिनों से हम इलाज में हैं। तो श्रीकिंग, सैडनेस, लेमेंटिंग, मोर्निंग, ये जो रूब्रिक्स हैं ये सब लो टोन के रूब्रिक्स हैं। अगर पेशेंट लो टोन में बात कर रहा है, आप उसको चेक करिए कि वो लेमेंट कर रहा है, वो मोन कर रहा है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, वो इस तरह की भाषा। लेकिन वही अगर उसका टोन फाइन है तो वो बिल्कुल एक अफेक्शनेट, लाफिंग, स्माइलिंग के साथ, चीयरफुल, फेबुलस नेचर का वो करके आपसे मिलेगा। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात करेगा। लेकिन जो लो टोन का पेशेंट होगा वो बहुत लो उसमें बात करेगा। ये आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप अपने मरीज को देखने की कोशिश कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये लो टोन है कि हाई टोन है, कि एंगर में है कि वो रिपल्सिव मूड में है, वो आपको पता चलेगा। क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में नहीं है, हमारे प्रैक्टिस में तो है, आप आम लोगों की प्रैक्टिस में नहीं है, इसीलिए वो डिफाइन, इसको जज नहीं कर पाते। अब जैसे सपोज कीजिए कि पेशेंट का टोन हाई है, हाँ, या फिर वो ऊंची आवाज में बोल रहा है, तो नेचुरली आपके लिए रूब्रिक्स हैं इम्पेशेंट, एंगर, रैग, रैग भी रूब्रिक है, एब्यूजिव रूब्रिक है, एब्यूसिव पेन ड्यूरिंग, हाँ, वो गालियां देगा, वो ऐसे बोलेगा कि यार तू क्या क्या कर रहा है तू, डॉक्टर साहब क्या मतलब, आपको समझ में आ रहा है कि मुझे कितना दर्द है, वो इस तरह की भाषा बोल सकता है। तो ये एब्यूसिव पेन ड्यूरिंग, ये रूब्रिक है। अगर उसका टोन लो है, बहुत लो है, तो एम्बैरेसमेंट एलिमेंट आफ्टर, ये भी रूब्रिक है कि उसकी अपनी बीमारी से वो एम्बैरेस हो रहा है, वो बहुत लो टोन में है, वो बस चाहता है कि जैसे भी हो उसकी मदद की जाए, उसको 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 रिलीफ दिया जाए। ठीक है। ऐसे ही अगर उसका फाइन टोन है तो रेवरेंस, माइल्डनेस, कंटेंटेड, रिकॉग्नाइजेस, ये सब रूब्रिक्स आपको मिलेंगे। हाँ, आमतौर पर जैसे पेशेंट है वो क्या कहेगा कि डॉक्टर साहब इलाज कराते हुए बहुत दिन हो गए, अब तो थोड़ा ठीक कर दीजिए ना। ये बड़ा पोलाइट बोल रहा है, वो आपसे झगड़ा नहीं कर रहा है, आपको एहसास करा रहा है कि डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गए, अब कितना दिन लगेगा, ठीक है माना। कभी कभी ये भी बोलेगा कि हाँ, ये तो हम जानते हैं कि होम्योपैथी में टाइम लगता है, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत दिन हो गया। ये बड़ा पोलाइट है, ये फाइन टोन है। लेकिन अगर उसका टोन हैवी है, हाँ, इम्पेशेंट पेन फ्रॉम, वो अपने दर्द से परेशान है, तो आपको वो थोड़ा सा कड़े टोन में बात करेगा। हाँ, वो कहेगा कि डॉक्टर साहब काफी दिन से दवाई खा रहे हैं, कुछ तो कुछ तो फायदा दिखना चाहिए ना, 1-2% तो कुछ तो दिखना चाहिए। तो इस तरह से आप उसके टोन से माइंड के रूब्रिक को पकड़ सकते हैं। हमने इस स्लाइड्स में यही दिखाने की कोशिश की है। जैसे सपोज कीजिए कि उसका टोन फाइन है, तो क्या बोलेगा, प्रेइंग, बेगिंग, डेल्यूजन्स, ये सब रूब्रिक्स आपके माइंड सेक्शन में हैं। लेकिन कभी कभी पेशेंट रूड होके बात करता है, जब वो बोलेगा तो थोड़ा सा गुस्से में बात करेगा। तो रूब्रिक्स हैं आपके पास एंगर, एंग्विश, सेंसोरियस, श्रीकिंग, ये सारे रूब्रिक्स हैं। तो आपको देखना यह है कि पेशेंट किस तरह से बात कर रहा है, उसका टोन क्या है, फाइन है या रूड है या पोलाइट है। और वो सारे रूब्रिक्स आपके मटेरिया मेडिका में अवेलेबल है। ठीक है। इन केस पेशेंट का टोन माइल्ड है, लेकिन वो जो कह रहा है, जो आपसे अपनी बात कहना चाहता है, उसमें वो संतुष्ट नहीं है, वो अनसेटिस्फाइड है, तो क्या है, कंप्लेनिंग, वो कंप्लेन करेगा, कंप्लेनिंग मोड में होगा। ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, चेंज
डिजायर फॉर, वो चाहता है कि कुछ तो बदलिए डॉक्टर साहब, एक ही दवाई चल रही है डॉक्टर साहब, बदल के देखिए ना, इस तरह की बात करेगा। हाँ, कंटेंट क्विकली। तो ये सारे रूब्रिक्स आपके मटेरिया मेडिका में, सॉरी, रेपर्टरी में है, और हमने कभी इसको यूज नहीं किया। चलिए मैं आपको उसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे जल्दी ठीक करिए, अब मैं बीमारी को और नहीं सह सकता। अब क्या है ये, डॉक्टर साहब मुझे जल्दी ठीक करिए, डिजायर कैरीड फास्ट। बहुत क्लियर है कि डॉक्टर साहब बहुत हो गया, अब इतना सहूंगा बीमारी को, अब तो मतलब जल्दी ठीक कर दीजिए। डिजायर कैरीड फास्ट, आपके मटेरिया मेडिका में है, लिमिटेड मेडिसिन है। इम्पेशेंट, जल्दी ठीक कर दीजिए, उसके अंदर पेशेंस अब नहीं है। हाँ, अब मैं नहीं सह सकता, वो साफ बता रहा है कि अब मैं सह नहीं सकता। इम्पेशेंट, ये भी माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 ही मेडिसिन हैं। यदि मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी बीमारी क्या है, अगर मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब आखिर में मुझे हुआ क्या है, तो आपको हैरानी होगी कि भाई आप किस चीज का इलाज कराने आए हो, आपको पता ही नहीं है। लेकिन मरीज ऐसा कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है। अब रूब्रिक है इंक्विजिटिव लाइट डिजायर फॉर, वो वो जो है वो एक रोशनी चाहता है कि उसकी बीमारी के बारे में आप बताइए, वो आपसे सुनना चाहता है कि डॉक्टर साहब आखिर मुझे हुआ क्या है, क्या कौन सी बीमारी है। ये रूब्रिक है इंक्विजिटिव लाइट डिजायर फॉर। यदि मरीज कहता है कि उसे डर लग रहा है कि अब वो ठीक नहीं होगा और उसे बीमारी में ही जीना पड़ेगा, देख रहे हैं, उसे डर लग रहा है कि वो बीमारी उसकी ठीक नहीं होगी और वो ऐसे ही रहेगा, रूब्रिक बन सकता है फियर डार्क ऑफ, आगे के अंधेरे से उसको डर लग रहा है। ये डार्क रोशनी वाला डार्क नहीं है, ये माइंड सेक्शन में डार्क है। तो ये डार्क आगे के भविष्य के अंधकार से उसको डर लग रहा है। फियर बिट्रायड ऑफ बीइंग, उसको डर है कि वो परास्त हो जाएगा, उसको डर है कि वो बीमारी से उबर नहीं पाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा। ये भी रूब्रिक है, सिंगल मेडिसिन है हायोसियामस। मरीज जब कहता है कि डॉक्टर मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी कोई तकलीफ हुई होगी, मीन्स मुझे ऐसा तो लगता नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन ठीक है तो दवाई तो लेने आ रहा है। आपके यहाँ रूब्रिक है डेल्यूजन वेल ही इज, उसको लगता है कि वो ठीक है, घर वाले उसको जबरदस्ती ले आए डॉक्टर के पास। घर वालों को लगता है कि मैं बीमार हूं लेकिन मैं तो ठीक हूं डॉक्टर साहब। तो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कोई बीमारी है, लेकिन ठीक है अब घर वाले ले आए हैं तो देखिए आप। तो रूब्रिक है डेल्यूजन वेल ही इज। आप अगर इस तरह के रूब्रिक्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको काफी कुछ मिलेगा। ठीक है, और अब इस पर कभी डिटेल्स में समझाऊंगा कि कैसे फिजिकल सिम्टम्स माइंड के सिम्टम्स में कन्वर्ट होता है। आमतौर पर जो डिजीज का सप्रेशन है, डॉक्टर विजेकर ने उसको इस तरीके से कैटेगराइज किया है कि एक्टोडर्म से डिजीज सेल के लेवल पर जाता है। शंकरन ने उसको डिजीज के नाम को उन्होंने एक्टोडर्म में लिया है, और सेवेंथ लेयर की बात की है जो एनर्जी के लेवल में है, जो बिल्कुल मतलब डीपर मोस्ट डीप लेयर है। उस लेयर पर अगर डिजीज है तो और उसमें कौन कौन से डिजीज होते हैं वो इनके चार्ट्स में है। ये कभी अगले किसी सेमिनार में बताऊंगा, इसको खोलूंगा तो 1-1.5 घंटा इस पे लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब बाद में। ठीक है सर, अभिषेक सर एक क्वेश्चन और आया है जी। कि चैट बॉक्स में। सर एक तो ऊपर था कि इसका एपोनेट का डिल्यूजनल डिस्टॉर्टेड सम पार्ट ऑफ बॉडी के वर्जन के साथ प्लीज एक्सप्लेन करें। क्या क्या क्या, समझा नहीं। एपोनाइट का डिल्यूजनल डिस्टॉर्टेड। डेल्यूजन डिस्टॉर्टेड, हाँ सर, आपके चैट बॉक्स दिख रहा होगा आपको, आप ओपन कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि स्लाइड्स मैंने खोला है तो उसके बाद से बहुत मैं फैमिलियर नहीं हूँ इन सब टेक्नोलॉजी का, अच्छा। तो मेरे सामने चलो। सिर्फ स्लाइड दिख रहा है। चैट बॉक्स तक मुझे, हाँ चैट तो आ गया, अब आया। चैट बॉक्स में दिख रहा है एकोनाइट का डेल्यूजन डिस्टॉर्टेड सम पार्ट ऑफ बॉडी को वर्सन के साथ। ये इस तरह के क्वेश्चंस कैसे आए, किनका है ये क्वेश्चन सामने। डॉक्टर नीलम। हाँ डॉक्टर नीलम, आपका आपका क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। डेल्यूजन डिस्टॉर्टेड सम पार्ट ऑफ बॉडी को वर्सन के साथ प्लीज एक्सप्लेन करें, ये सर मैंने। नीचे, नीचे भी एक क्वेश्चन है। हाँ प्लीज। एंजाइटी डार्क एंड लाइट। हाँ यही वाला ना, लो टोन और ये तो हो गया सर, ये तो हो गया सर। नीचे एक एंजाइटी और है। एंड लाइट डिजायर को डिफरेंशिएट करें। हाँ। देखिए दोनों बहुत क्लियर है, मतलब
माइंड में एक अच्छी बात यह है कि काफी कुछ एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब इसको डार्क की एंग्जाइटी हो रही है, हाँ, नेचुरली वो लाइट डिजायर में आपको ऐसा लग रहा हो कि जिसको डार्क की एंग्जाइटी है वो लाइट डिजायर में जाएगा, ऐसा नहीं है। वो इंडिविजुअल एक एंग्जाइटी ऑफ डार्क वो एक अलग रूब्रिक है, और लाइट डिजायर बिल्कुल एक अलग रूब्रिक है। हाँ, फर्क है। आपको लग रहा हो कि कोई फर्क नहीं है, लेकिन दोनों फर्क है। आप हम कैसे स्टडी करते हैं कि हम ये दोनों रूब्रिक को रेपर्टरी में ढूंढेंगे, और रेपर्टरी में ढूंढने के बाद हम देखेंगे कि क्या मेडिसिन सेम है। तब जाके अगर हम इन डेट एक मेडिसिन को पढ़ेंगे, तब जाके हमें समझ में आएगा कि ये डार्क की एंजाइटी है या लाइट डिजायर है। थोड़ा फर्क है। हाँ, लिटरेरी भाषा में आपको लगता होगा कि दोनों एक ही चीज है, कि अगर उसको डार्क की एंजाइटी है तो लाइट से डिजायर होगा। ऐसा नहीं है। हर रूब्रिक अपने आप में इंडिविजुअल रूब्रिक है, और हमको उसको उसी हैसियत से देखना चाहिए कि वो एक इंडिविजुअल रूब्रिक है, और उस इंडिविजुअल रूब्रिक के दवाइयां अलग अलग हैं। होम्योपैथी में सिर्फ टोन से जब दवाई बदल रही है, तो आप समझिए कि ये तो डिफरेंट है। उसमें प्रिडोमिनेंस उसका डार्क है, जिसकी वजह से वो परेशान है, और यहाँ पर उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है कि मतलब उस पर रोशनी डाली जाए। ये लाइट ये नहीं फिजिकल लाइट, माइंड में है कि उसको एक लाइटनेस चाहिए। एम आई क्लियर? ओके। एनीथिंग एल्स? पेशेंट वर्सन आप अनम्यूट करके। सर कर दिया। डॉक्टर नीलम। ओके। हाँ, गुड इवनिंग सर, नमस्ते सबको। सर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली इसलिए था कि जो एकोनाइट है वो लाइट डिजायर में तो है बट एंजाइटी डार्क में नहीं है। तो हम लोग जैसे वर्जन देखते हैं ना कि एंजाइटी डार्क में कि उसको जब पता नहीं है कि उसको क्या हुआ है और वो जानना चाहता है, तो वो तब भी वही प्रश्न करता है कि डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है। तो कैसे ये डिफरेंशिएट कि ये लाइट मांग रहा है या ये डार्क में है इसलिए एंजाइटी हो रही है, क्योंकि कहीं कहीं आप ये वर्जन सेम लगते हैं इसलिए। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि हमें ये इस गलत फहमी में हम फिर होम्योपैथी से बाहर चले जाएंगे। देखिए, एक एंजाइटी इसमें प्रिडोमिनेंस क्या है? लाइट डिजायर में लाइट प्रिडोमिनेंस है। उसको चाहिए कि भाई इसको थोड़ा सा खुलासा किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। वो इनलाइटेंड होना चाहता है, वो वाला लाइट है। और यहाँ पर एंजाइटी जो है वो अक्सर डार्क की एंजाइटी है। मतलब कुछ भी अगर क्लियर नहीं है अपने फैमिली में, जैसे हमारे पास एक केस है, वो अपनी फैमिली में बहुत परेशान है, कहता है यहाँ कुछ पता तो चलता नहीं कि बात क्या है, सब अपने अपने अंदर वो कर रहे हैं। तो उसकी जो एंजाइटी है वो वहां प्रिडोमिनेंट है, जबकि एकोनाइट का जो लाइट डिजायर है वहां पर लाइट प्रिडोमिनेंट है। तो हमें ये देखना है कि प्रिडोमिनेंट क्या है। जैसे आपको डॉक्टर सहगल वाला एग्जाम्पल मैंने दिया कि एक मिस्टर सिन्हा बैठे हुए हैं, वो बुला रहे, डॉक्टर सिन्हा आप प्लीज आइए। वो अपने ख्यालों में खोए हुए हैं। तो वो जो मोमेंट है ना, उस मोमेंट में क्या प्रिडोमिनेंट कर रहा है, मैडम आप वहां से रूब्रिक्स को पकड़िए। तो जाके हम अगर कोरिलेट करना शुरू करेंगे कि अगर ये नहीं है, लाइट अगर मांग रहा है तो इसका मतलब कि उसको डार्क नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि उस पर्टिकुलर मेडिसिन में बहुत सारे डिफरेंशिएशंस में जब आप जाएंगे, जब हम डीडी स्टडी करते हैं एक दवा से दूसरी दवा को, तो वहां पर आपको काफी डिफरेंस दिखेगा। जो लाइट डिजायर वाला आदमी है वो डार्क की एंजाइटी से। सर लास्ट का 1 मिनट रहता है तो पॉइंट ऑफ अटैक। यस। हाँ सर ओके सर, लास्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मनीष सर नाइस आप। सेशन। Uh, Thank you, sir. Am I audible, Abhishek? यस सर यू आर ऑडिबल। I'm very grateful मैं आज आपसे मिला। मतलब I know about you from a very long time, लेकिन हम आज पहली बार एक दूसरे के आमने सामने हैं। So hello sir, I'm Dr. Manish and I'm very happy that we can मतलब हम लोग सेम मंच शेयर कर रहे हैं। I can see you from here. So thank कहाँ you है sir. जी साहब, कहाँ हैं? Sir, I was a batchmate of your daughter at Homeopathy University, and गुड गुड। uh, I am a nephew of Dr. Sunita Sharma. ओ She also praises you a lot. So मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, and Pawan Sharma sir and Sunita Sharma, and यस that's यस। why how I know you. गुड गुड गुड, अच्छा लगा। अच्छा। Same here, sir. Same क्या here. नाम है? लंदन में है। Yes, sir. यू नो। वेरी Yes, गुड। sir. यस, कोई क्वेश्चन है आपका?
नहीं सर it was just a pleasure to meeting. It was just a pleasure to meet. थैंक यू आई थिंक सर का नेक्स्ट सेशन है अभी. जी. Okay, sir. Okay. Thank you so much, sir, for your wonderful session. Now it's time for our next team. थैंक Dr. यू Anjani, ma'am, can you start? Thank you, Dr. Abhishek. Thank you, Hindi team.